क्या आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर फुटबॉल डे है। मुझे भी ये पता नहीं थी और यूनाइटेड नेशंस के सोशल मीडिया पेज से ये बात मुझे पता चली। तो वर्ल्ड फुटबॉल डे को हमें एक इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करना चाहिए। भारतीय फुटबॉल टीम की इतनी लाचार स्थिति क्यों है? क्योंकि एक समय था 1948 से 1970 तक हमारी स्थिति अच्छी थी। खराब इतनी खराब नहीं थी, कम से कम ठीक-ठाक पोज़ीशन में हम थे। क्योंकि हम 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में हमारा प्रदर्शन ठीक था। 1956 में मेलबर्न में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। 1960 में रोम में भी हम अच्छा खेले थे और पहले कुछ बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हमारे पास थे। जर्नैल सिंह थे, पीके बनर्जी थे, चुन्नी गोस्वामी जी थे। हमारे विद्यालय में चुन्नी गोस्वामी जी आए थे, मुझे याद है जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि सर व्हाट कैन वी डू टू रिवाइव इंडियन फुटबॉल। और उन्होंने एक एक्सप्रेशन बनाकर कहा था कि नो आइडिया। तो ये बहुत दुख होता है हमारे फुटबॉल का जो आज जो पोजीशन है। तो क्योंकि ये एक समय था जब ये लोग बहुत नामचीन लोग थे। चुनी गोस्वामी जैसे खिलाड़ी हमारे पास थे। जर्नैल सिंह, पीके बनर्जी, तुलसीराम बलराम, ऐसे कई लोग थे। और जो समर बनर्जी की जो टीम थी 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में, हम ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था क्वार्टर फाइनल्स में और हम सेमीफाइनल तक गए थे। और हम ये बात सही है कि यूगोस्लाविया से हम हार गए सेमीफाइनल। फिर बुल्गारिया से जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच भी हम हार गए। नहीं तो आज पदक तालिका में एटलीस्ट हम ये कह सकते थे कि हमने कभी मेडल जीता है। तो ये कई भारतीयों को ये पता भी नहीं है ये बात कि 1956 के ओलंपिक्स में हम चौथे स्थान पे थे। और एक समय था जब भारत की टीम ने 1950 में ब्राज़ील में फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई किया था। हम टीम नहीं भेज पाए, वो जो भी बात हो, लेकिन हमारी स्थिति उतनी बुरी नहीं थी। तो आज हम रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं? आज से कुछ दिन पहले हमारे एक सुपरस्टार सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा कर दी है और अब हमारे पास आने वाले समय में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है। लेकिन जब थे तो हमने उस सुपरस्टार का यूज़ नहीं किया। आज से कुछ साल पहले भी हमारे पास आईएम विजयन जैसे खिलाड़ी थे, जो पॉलंचेरी थे, भाईचुंग भूटिया थे। भाईचुंग भूटिया जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो भाईचुंग भूटिया का एक बहुत ही कल्ट स्टेटस था। और आज सुनील छेत्री का जो स्थान है, शायद हम लोगों को आज पता है कि गूगल के द्वारा कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर्स जो फुटबॉल के हैं उसमें चौथे स्थान पे सुनील छेत्री हैं। और जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उसमें जो दो सबसे बड़े नाम है फुटबॉल में, उसके बाद सुनील छेत्री का ही नाम आता है गोल स्कोरर्स में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ को कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद थर्ड हाईएस्ट एक्टिव गोल स्कोरर इंडिया से है सुनील छेत्री। और जिस टीम से वो खेलते हैं उनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि हम अपने से लोअर रैंक टीम से भी हार जाते हैं। अभी हम अफ़गानिस्तान से हारे हैं। तो ये तो कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या कर सकते हैं? क्योंकि हम अभी रिसेंटली नहीं, मतलब कुछ समय पहले हम जीते थे, कुवैत से जीते थे। तो उसमें ये एक बहुत बड़ी बात हुई थी कि शायद हम यहाँ से हमारा प्रदर्शन और भी अच्छा हो। लेकिन हम हारे, इस साल ही हम हारे हैं, सीरिया से हारे हैं। अफ़गानिस्तान तो हमसे लोअर रैंक टीम है, तो उनसे हारना तो कहीं न कहीं ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि केवल सुविधाओं की कमी है। क्योंकि आप फुटबॉल में जितने भी जो विश्व के यूरोपियन कंट्रीज़ देखे हैं और कई ऐसे देश हैं जो जहाँ बहुत ही गरीबी है और कोई सुविधाएँ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो देश जो हैं वो सुविधाएँ मुहैया करा रहे हैं और इसलिए उनका स्टैंडर्ड उतना हाई है। मैं जैसा समझता हूँ हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर आप बताएँ, क्योंकि इस डिस्कशन से हम सभी लोगों को कुछ सीख मिलेगी। मैं समझता हूँ, जैसा मैंने कहा कि सुविधाओं की कमी नहीं है, क्योंकि अगर सुविधाओं की कमी होती तो आपको बहुत ही गरीब-गरीब कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़, वो फीफा वर्ल्ड कप में खेलते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। तो बात उसकी नहीं है कि कंट्री में, क्योंकि वो ऐसे देश हैं जहाँ पे सभी लोगों को स्कूल कॉलेजेस में सुविधाएँ मिल रही है, ऐसा नहीं है। वहाँ से जो कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो जब उनमें जो प्रतिभा दिखती है, उन पे इन्वेस्ट किया जाता है, उनको सुविधाएँ दी जाती है और वो स्टार खिलाड़ी बनते हैं। तो आप इसे ऐसा समझिए कि जो भारत में जो भी हम टैलेंट्स हमारे पास हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरे 1 बिलियन से ज़्यादा की हमारी जो पॉपुलेशन है, इसमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, वो खेलते हैं?
हमारी नेशनल टीम में? नहीं, ऐसा नहीं है और यही प्रॉब्लम है। और इसकी सुधार के लिए हमने ये किया है कि कुछ हमने लीग्स स्टार्ट करवाए हैं। आईएसएल एक अच्छा इनिशिएटिव है और टैलेंट स्काउट करने के लिए आई थिंक आईएफओआईसी अच्छा काम कर रही है। तो रिलायंस फाउंडेशन की जो यंग चैम्पियंस का जो प्रोग्राम है वो लोकल लेवल पे जाकर टैलेंट स्काउट कर रही है, अच्छा काम कर रही है। एक बेंगलुरु एफसी भी है, जमशेदपुर में एफसी, इसने अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ भी समस्या ये हो जाती है कि जब हम आईएसएल की टीम की सिलेक्शन करते हैं या ट्रायल्स करते हैं तो कौन लोग आ पाते हैं? जिनके पास बेसिक सुविधाएं हैं वो लोग इस तरह के ट्रायल्स में आ पाते हैं और उसके बाद उन पे हम उन्हें हम उनकी प्रतिभा को निखारते हैं और आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे, और मैंने बहुत ही सोच समझ कर आपको ये उदाहरण दिया है कि गरीब से गरीब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और विश्व के कई ऐसे तमाम देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो लोग सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं उनके पास, लेकिन वैसी जगह से भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आते हैं। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जहाँ पे अगर आप में प्रतिभा है तो शायद जितना खर्चा टेनिस में आता है, जितना खर्चा बाकी गोल्फ में आता है, जो एलीट खेल जो भी माना जाता है, इससे कहीं कम इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर सही मायने में वो नेचुरल फ्लेयर दिखता है किसी खिलाड़ी में। तो अभी समस्या क्या है, भारत में जो अधिकांश आपको क्रीम टैलेंटेड प्लेयर्स मिलेंगे वो आपके आपके ट्राइबल बेल्ट्स में मिलेंगे। लेकिन जब आप ट्रायल सिलेक्शन करेंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक से एक आपको खिलाड़ी मिल जाएंगे। हम लोग स्वयं जब बड़े हो रहे थे तो हमने देखा था कि स्कूल कॉलेजेस में बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ जो कई लोग खेलते थे, ऐसा हम लोग बातें किया करते थे। मुझे याद है कि मैं 5वीं 6ठी कक्षा में था तो ऐसे कई खिलाड़ी होते थे जो हम लोग ये कहा करते थे कि इसे अगर चांस मिला तो ये तो बहुत आगे चला जाएगा, ये तो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन वो लोग आगे फुटबॉल नहीं खेलते हैं और उनके पास फिर हमारी जो हमारा जो भी है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें पहले उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, फिर मेडिकल करनी है, फिर पढ़ाई करनी है और मैनेजमेंट करना है और घर देखना है, स्टेबिलिटी। तो फुटबॉल तो वो खेलते ही नहीं जो असली में टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे। तो कहने का मतलब यह है, और उनमें से कई लोग इतने टैलेंटेड हैं कि उस एज ग्रुप में उनके ऊपर अगर इन्वेस्ट किया जाए, उन्हें पिक करके उन्हें वो सुविधाएं दी जाए, तो 10-11 साल में अगर आप उन्हें पिक करते हैं तो 15-16-17 साल होते होते वो बहुत ही एकदम तराशे हुए हीरे की तरह बन जाएंगे। जापान ने ये करके दिखाया है। 1990 में बहुत लेट उनकी नेशनल टीम स्टार्ट करती है और मुझे याद है वो 1998 का फुटबॉल वर्ल्ड कप मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। तो उसमें जापान खेली थी, बहुत अच्छा खेली थी। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारा तो AIFF 1937 का गठित किया हुआ है। इतने साल लगते हैं हमें, हम उस लेवल पे नहीं आते? नहीं, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन है। और करप्शन को अगर मैं हटा दूं तो मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ, जो इस पूरी वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि हम जब जब हमारे जो टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम छोटे शहर में जाते हैं, छोटे छोटे गांव में जाते भी हैं, RFOIC जैसा मैंने कहा कि बेंगलोर FC है जमशेदपुर में, और भी अलग अलग प्राइवेट आजकल ग्रुप्स हैं जो कि टैलेंट स्काउट करने जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो ट्रायल सेशन होते हैं उनके ऐड कहाँ आते हैं? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो बिलबोर्ड्स पे उनकी होर्डिंग्स आती है ATL BTL मार्केटिंग। क्या आपको सही में लगता है कि कोई जो ट्राइबल बेल्ट में रह रहा है वो आ पाएगा आपके ट्रायल्स में सिलेक्शन के लिए? तो हम क्या कर सकते हैं, 5 साल का, हमें 5 से 10 साल का सरकार के साथ मिलकर हम सभी लोगों को एक टाइमलाइन बनाना चाहिए। और 5 से 10 साल, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 5-7 साल गांव-गांव में, छोटे छोटे शहर में, बिल्कुल ही ट्राइबल बेल्ट्स में, जहाँ पे भी बिल्कुल जो लगता है हमें कि वो उतना डेवलप्ड एरिया नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कई आपको ऐसे ऐसे तराशे हुए हीरे मिल जाएंगे फुटबॉल में, जिसे आप फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी बना सकते हैं बाद में। आप संथाल परगना में आप जाएंगे तो आपको एक से बढ़कर एक फ्यूचर पोटेंशियल स्टार्स मिल जाएंगे। केरल में हो या मणिपुर में हो, बंगाल में तो कई जगह काफ़ी फॉलोइंग है फुटबॉल को लेकर, एक दीवानगी है। केरल में भी है, मणिपुर में भी है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे फुटबॉल को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन ये प्रीमियर लीग देखते हैं, इसका इंटरेस्ट है। वर्ल्ड कप हम देखते हैं,
हमें उसमें इंटरेस्ट आता है। लेकिन अपनी जो हमारी जो टीम है उसको लेकर हम हिम्मत हार चुके हैं। लेकिन वो हो सकता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर हम 5 से 7 साल, जैसा मैं कह रहा हूँ, कि टाइम निकाल कर और हम छोटे छोटे एरिया में जाएं और ये हमारी जिम्मेदारी हो कि हम उन तक जाएं। ये लोग नहीं आ सकते। ये ऐसे कई इसमें खिलाड़ी आपको मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे 10-11 साल के छोटे छोटे, जिनके पास फुटबॉल खेलने का बूट नहीं होगा, छोटे छोटे फुटबॉल खेलने की जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, नी कैप, एंकलेट्स, ये सब नहीं होगा इनके पास। फुटबॉल बूट्स नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे। इतने गरीबी में लोग रहते हैं, लेकिन फुटबॉल जब आप कभी उनका देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो यार गज़ब का टैलेंट है। इस बच्चे को अगर चांस दिया जाए तो ये तो बहुत आगे जाएगा। चांस दिया जाए तो हम जब नेशनल अपनी जब हम कैंप करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सभी होनहार बच्चे आ पाएँ वहाँ तक। तो चूँकि वो नहीं आ सकते, इसलिए हमें जाना पड़ेगा अब उनके पास। और हमारी ये ज़िम्मेदारी हो कि हम अ, उन तक जाएँ, एकदम इंटीरियर्स तक जाएँ और वहाँ से हम ढूँढ कर लाएँ। क्योंकि हीरा नहीं आ पा रहा हमारे पास, तो हमें, जैसे कहते हैं ना कि पानी के गहरे पानी में जाके हीरा लाना, हीरा हमारे पास नहीं आ पा रहा, हमें जाकर और हीरा लाना पड़ेगा, तराशना पड़ेगा। नाउ ये स्टेप 1 है। स्टेप 2, जब हम एक पूल, इस 1 साल पूरा टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम हो, और ये जब एक बार हमें पूल मिल जाए, वैसे 100, 50, 500 या 1000 ऐसे पोटेंशियल लोगों का, उसके बाद उन लोगों को हम ट्रेन करने के लिए बाहर ले जाएं और उसके बाद उन्हें उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दी जाए। और इसका ख्याल सरकार रखे कि फिर यहाँ इनकी पढ़ाई लिखाई और ये सब जो भी है, इसकी वजह से इनके व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम ना हो। तभी तो इनके माँ बाप जो हैं, क्योंकि नाबालिग होंगे, इनके माँ बाप इन्हें तभी जाने देंगे। तो ये जब एश्योरेंस मिलेगा ना, तो उसके बाद जब हम बाहर से ट्रेन करके इन्हें लाएंगे उस एक्सपोजर के साथ, तब ये सही मायने में अगले 4, 5, 6, 7 साल में ग्रूम होकर उस स्थिति में पहुंचेंगे कि ये चमत्कार करेंगे और करके दिखाएंगे। ये जो बिलीफ हमारे पास नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि ऑल इट टेक्स इज वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आप समझिए, क्रिकेट में एक दिन में नहीं हुआ ये चमत्कार। हम तो हार गए थे क्रिकेट में, और 1983 में एक चमत्कार हुआ जो जो कपिल पाजी की टीम ने दिखाया। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ है। पहले हमारे पास कोई स्टार नहीं थे, मतलब उस दर्जे का कोई खिलाड़ी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया था जो पूरा विश्व जिनका सम्मान करे। धीरे धीरे लोग आए, तो फिर सुनील मनोहर गावस्कर आए, वो भारतीय क्रिकेट का गौरव बने। फिर एक बिलीफ आई कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, और उसके बाद फिर कपिल पाजी आए, फिर कई लोग आए, गुड्डप्पा विश्वनाथ, वेंकसरकर, कई लोग धीरे धीरे आए। फिर सचिन तो एक क्लाइमेक्स बनकर आए। सचिन ने आकर एक ऐसा बिलीफ दिया। आज जो भी खिलाड़ी जो क्रिकेट में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ना, वो केवल उस सचिन तेंदुलकर ने जो अपना जो प्रभाव डाला है, स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स, इन सभी पे, उसके कारण। तो वो ये हुआ, वो धीरे धीरे बहुत इंक्रीमेंटल चीज़ें हुई है, और ये एक दिन में नहीं हुआ। वही चीज़ फुटबॉल में भी होगी। फुटबॉल में भी होगी अगर हम ये करेंगे कि इंटीरियर्स में जाएँ, गाँव-गाँव में, छोटे छोटे शहर में जाएँ, वहाँ से बच्चों को तराशें, उसके बाद उन्हें हम ट्रेन करने के लिए बाहर भेजें। कभी हमने सोचा था कि एथलेटिक्स में हम ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं? नीरज चोपड़ा ने वो करके दिखाया, और मेडल ही नहीं, हमने नहीं जीते, हम गोल्ड जीते। और केवल ओलंपिक तक वो नहीं रुके, वो एक्चुअली में वर्ल्ड के नंबर 1 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो जीतेंगे और अपना रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। आने वाले ओलंपिक में हम देखेंगे कि वो अपना रिकॉर्ड और भी बेटर करेंगे। तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं और आए हैं हमारे पास। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि टेनिस में भी, ग्रैंड स्लैम में, हम केवल डबल्स नहीं जीतेंगे, मिक्स डबल नहीं जीतेंगे, हम सिंगल में भी जीतेंगे। वो एक बिलीफ की बात होती है। किसी ज़माने में क्रिकेट में भी कहा जाता था हम बाहर नहीं जीत सकते, हम जीते। और कपिल पाजी की टीम ने 1986 में इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद से कई समय तक हम नहीं जीते थे। फिर उसके बाद सौरव गांगुली की टीम आई और हमने जीतना शुरू किया, और आज हम जीतते हैं। तो ये बिलीफ धीरे धीरे आती है जब हम अपने रिसोर्सेज पे काम करते हैं और फिर मेहनत से लगे रहते हैं, एंड देन ऑल इट टेक्स इज 1 or 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। तो मेरे हिसाब से, हो सकता है आपके पास कोई और सुझाव हो तो आपको ज़रूर मुझे बताना चाहिए। मैं जैसा समझता हूँ कि जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो फुटबॉल को रिवाइव करने में जो नहीं हो पा रहा है, वो ये है कि एक तो करप्शन है ही, और उससे ज़्यादा ये है कि हम जब टैलेंट को तराशने जा रहे हैं छोटे छोटे जगह, वहाँ पे उस टैलेंट कैंप्स तक ये बच्चे नहीं आ पा रहे हैं।
मैंने स्वयं देखा है ऐसे-ऐसे बच्चों को, होनहार बच्चों को, कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुटबॉल टैलेंट है उनके पास। लेकिन जब इस तरह के कैंप्स होते हैं या जो सिलेक्शन ट्रायल्स होते हैं, उस तक वो नहीं आ पाते, वो नहीं आ सकते बच्चे, वो इतने गरीब हैं, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। वो कहाँ से आप समझते हैं कि वो बस पकड़कर और ट्रेन पकड़कर और या अपने प्राइवेट व्हीकल में आपके पास ट्रायल्स में आएँगे और बोलेंगे, "सर मेरा सिलेक्शन कीजिए, मैं अच्छा खेलता हूँ।" या उनके पेरेंट्स आएँगे। तो ये अभी अभी आपने सुना होगा कि एक मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कि उड़ीसा से जिन्हें पद्मश्री मिला है, उन वहाँ के महान कवि हैं। तो और इसके पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना था दुर्भाग्यवश। तो उन्होंने ये कहा कि सर मेरे पास दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं हैं और आप जो पद्मश्री है ये मुझे पार्सल कर दीजिए। तो हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रतिभाएँ हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं, लेकिन वो इतने गरीब हैं कि वो शायद वो हीरा जो है ना, वो आप तक नहीं आ सकता। तो आज हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उस वहाँ तक जाएँ, उनके पास जाएँ और वहाँ से हम हीरे तलाश कर लाएँ। उसके बाद हम ट्रेन करने के लिए बाहर भेजें और वो जो ट्रेनिंग करके वहाँ से लोग आएँगे, तब मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आपको कहा अभी कि शुरुआत में कि ये जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं। और ये कोई डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो फुटबॉल में बहुत नाम करते हैं। तो उनके पास सभी महान-महान प्लेयर्स होंगे, सभी बच्चे उनके दैवीय शक्ति के साथ फुटबॉल खेल कर आते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ से कुछ चुनिंदा लोग जो जिनमें प्रतिभाएँ होती है, उन्हें मौका मिलता है और वो फिर चमत्कार करते हैं। तो हम भी वैसे कुछ सिलेक्ट जो जो टैलेंट्स हैं, उन्हें हम पहले पिक करें, उसके बाद फिर उन्हें ट्रेन करें। जिस तरह की सुविधाएँ आज के एथलीट्स को दी गई, नीरज चोपड़ा जैसे जैसे लोगों को महान टैलेंट था उनके अंदर, उसके बाद उन्हें निखारने का अवसर अवसर मिला, बाहर के विदेशी कोच मुहैया कराए गए, तो उसके बाद उन्होंने चमत्कार करके दिखाया। वही चीज़ फुटबॉल में हमें करना पड़ेगा और इसके लिए सभी लोगों को और सरकारों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है 5 से 7 साल का समय इस पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। कई लोग ये कह सकते हैं कि फुटबॉल में अच्छा ना करें, अच्छा करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ेगा। ये एक नेशनल बिलीफ की बात है और आप देखेंगे कि जिस दिन हम फुटबॉल में हम फीफा वर्ल्ड कप खेलने लगे, ओलंपिक में खेलने लगे, तो उससे वो जो बिलीफ है ना, वो जो देश और सोसाइटी की अलग-अलग डेवलपमेंट की जो वर्टिकल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे ये बिलीफ पास ऑन होती है कि कल तक जो लगता था वो नहीं हो सकता, आज हो सकता है। और कल तक लगता था एथलेटिक्स में हम नहीं जीत सकते हैं, हमारे पास नीरज चोपड़ा आ सकते हैं, जो गोल्ड जीत कर लाएँगे और जो विश्व कीर्तिमान बनाएँगे।